साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आनंद जी की क्लासेस पर। इस चैनल पर हम जनरल नॉलेज से संबंधित अध्ययन करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जैसे राजनीतिक विज्ञान, संविधान, भारत का भूगोल, कोई राजस्थान की भी तैयारी करना चाहता है तो राजस्थान का भूगोल। तो आज ये हमारी पहली क्लास है, तो हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान से। संविधान से हम बात करने से पहले हम कोशिश करेंगे कि हम सिलेबस को एक बार पूरा देखें कि सिलेबस क्या क्या होगा और किन के लिए ये उपयोगी है। भारतीय संविधान, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि ये क्लास किन किन के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे भारतीय संविधान की बात करें तो ये भारत के सभी नागरिकों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे स्टेट की एग्ज़ाम है, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो RAS, SI, पटवार हो गया, पुलिस हो गया, और भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं, और भी खूब सारी एग्जाम है। सेंटर की बात करें तो दिल्ली पुलिस, रेलवे हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, SSC हो गया, कोई भी एग्जाम ले लो आप जिसमें जीके का पोर्शन आता हो तो उसमें संविधान के भी क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन अवश्य आते हैं और आपने एग्जाम भी दिया होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे सिलेबस पर कि हमारा सिलेबस क्या क्या होगा। तो सिलेबस की शुरुआत करते हैं संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास में भी हम बात करें तो अंग्रेजों का क्या सहयोग हुआ उनका अध्ययन करेंगे, भारत के संदर्भ में भी देखेंगे, संविधान सभा इसके बारे में भी। और अगर सिलेबस की बात की जाए तो मूल अधिकार आ जाते हैं, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य हो गया, भारतीय संविधान के स्रोत, और भी खूब सारे टॉपिक है। अच्छा, पढ़ाने का स्तर क्या होगा? पढ़ाने का स्तर होगा 0 से अपर लेवल तक हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल को पढ़ने से पहले कुछ बातों पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि वो एक समय था जब हम किसी भी गाइड से रट्टा मार के जाते थे तो एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आते थे, लेकिन हालिया समय में देखा जाए तो एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हुआ है और भाषा भी चेंज हुई है। तो ज़रूरी क्या है? तो ज़रूरी है हम भाषा को अच्छी तरह से पढ़ें, एक शब्द को ध्यान से देखें और शब्दावली को पढ़ें। तो हमारी प्रारंभिक 2 दिन की जो क्लासेज हैं वो शब्दावली पर चलेगी,
मतलब अभी सिलेबस स्टार्ट नहीं होगा, 1, 2 या 3 क्लास हमारा सिलेबस पर ही पूरी चर्चा होगी कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या संविधान का स्ट्रक्चर है, उसके बाद हम एक एक चीज़ क्रम से पढ़ते चलेंगे। तो पहले हम शब्दावलियों से शुरुआत करते हैं। अब कहोगे सर शब्दावली का क्या अर्थ हुआ, भाषा तो हम पढ़ते ही हैं। नहीं, कई बार प्रश्न को समझने में हम गलती कर देते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, आप बताना। क्वेश्चन आया था अभी, संविधान सभा ने कुल कितने दिन कार्य किया? कुल कितने दिन कार्य किया? चलो आपको ऑप्शन भी देता हूं। ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन बी में था 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। ठीक। ऑप्शन सी था 2 वर्ष 11 माह 16 दिन। ऑप्शन डी में दे रखा 3 वर्ष 4 माह है 18। ये क्वेश्चन आया था राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में, जो 15 सितंबर को की शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। तो आपने पहले पॉलिटी पढ़ी भी होगी, क्वेश्चन भी आपने खूब बार देखा होगा। तो आप आंसर दीजिए, संविधान सभा ने कुल कितने दिन कार्य किया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, 2 वर्ष 11 माह 16 दिन या 3 वर्ष 4 माह 18 दिन। सोचिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर भी दिया होगा। तो आप में से अधिकतर का आंसर ए रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब आप कहेंगे सर ये 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि हमें भाषा पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। कक्षा 7 से लेकर कक्षा 8 की बुक में भी देखते हैं, 10th में भी देखते हैं कि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। हमने वो रट रखा है। क्वेश्चन भी भाषा भी देखे तो लगभग वैसी थी, लेकिन प्रॉपर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, संविधान सभा ने कुल कितने दिन कार्य किया था? तो कितने दिन किया था? 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। अब देखिए कैसे किया। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 1946 को पहली बैठक हुई। अंतिम बैठक कब हुई? अगर यदि किसी को अंतिम बैठक का पता है तो वे आराम से हो सकता है। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। इसके बीच में अच्छा हमने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आंसर दिया, किसके आधार पर दिया था हमने? 26 नवंबर 1949। छब्बीस नवंबर 1949 का हमारा आंशिक रूप से संविधान लागू हो चुका था। तो ये 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949, यहां से ये टाइम अगर काउंट करते हैं तो ये कितना समय हुआ?
2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यही हमने पढ़ा था बचपन से। ठीक है, संविधान सभा ने संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 9 दिसंबर से लेकर 26 नवंबर के 26 नवंबर को संविधान का आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था, जिसकी प्रस्तावना में भी डेट दे रखी है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? संविधान सभा ने कुल कितने दिन कार्य किया? तो हमें डेट काउंट कहां से करनी है? 9 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी 1950। तो ये कितना समय हुआ? ये समय होता फिर 3 वर्ष 1 माह है 16 दिन। अब इस प्रश्न को लेकर रेट भी लगी थी, बच्चों ने रेट भी लगाई कि हमने तो यही पढ़ा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लेकिन फिर इस आंसर का जवाब क्या माना गया था? 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें भाषा पर ज्यादा ध्यान देना है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, जिससे आपको खुद को अंदाजा हो जाएगा कि भाषा का कितना फर्क है। क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च कौन है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी था जनता, ऑप्शन सी था संविधान, और ऑप्शन डी था संसद। दीजिए इसका आंसर। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? भारत में सर्वोच्च कौन है? क्या राष्ट्रपति होगा, जनता होगी, संविधान होगी या संसद? तो आपने सभी ने अलग अलग आंसर दिया होगा, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या आंसर माना गया था इसका? संविधान। भारत में सर्वोच्च कौन है? संविधान। अब किसी ने राष्ट्रपति भी दिया होगा, ये कैसे सही होगा फिर? अगर क्वेश्चन की बात आई आ जाए कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है, तो फिर इसका आंसर क्या जाएगा? राष्ट्रपति। अगर यही क्वेश्चन में थोड़ा सा भाषा में और बदलाव कर दे कि प्रस्तावना के अनुसार भारत में सर्वोच्च कौन है, तो फिर इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर जाएगा फिर जनता। क्या बात, मेरी बात समझ रहे हो? हम एक एक चीज पढ़ेंगे, पूरा क्लियर होगा। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि क्वेश्चन का भी लेवल दिन ब दिन बदल रहा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही एक चीज को समझते हुए तैयारी करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस लेवल तक ही मैं एक क्लास में संविधान के एक जो टॉपिक है पोल पॉलिटी की, वो आपको कंप्लीट करवाऊं। तो अगर कोई लिखना भी चाह रहा है तो ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। पहले तो हम सिलेबस पर परिचर्चा करते हैं विस्तार से, और कुछ शब्दावलियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम टॉपिक को प्रॉपर चालू करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो अगर भाग फर्स्ट को देखा जाए, भाग फर्स्ट अनुच्छेद 104 किसका उल्लेख है इसमें? भाग 1 में किसका उल्लेख है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2, भाग 3, 4, 5, 6, 7,
तो हम एक एक करके देखेंगे। भाग 2 में किसका उल्लेख है? नागरिकता। अच्छा, हमारे सिलेबस में हर एक भाग इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से हमें कौन कौन से देखने हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे संघ और राज्य क्षेत्र है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा होगा नागरिकता। नागरिकता के हमें इतना भी याद रखें कि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है तो नाकाम हो सकता है, उसमें ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं मुंह में। ठीक है। भाग 3 में क्या है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, माफ कीजिए, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में क्या है? अच्छा, भाग 4 एक भाग 4A एक आता है, भाग 4A। भाग 4 में क्या है? भाग 4A। अब इस ए का क्या मतलब हुआ तो थोड़ा देखना इधर। अगर आपको अल्फाबेट में A B C D ऐसा मिलता है और एक मिलेगा आपको कई अनुच्छेदों में A B C D, एक कैपिटल में मिलेगा एक। अगर आपको कैपिटल में मिले तो इसका मतलब है कि ये बाद में जोड़ा गया है। बाद में का मतलब संविधान लागू होने के बाद में, और ये पहले। ठीक है सर। अब आप कहोगे कि सर ये तो अल्फाबेट में है, अगर हिंदी में आ जाए तो देखो, हिंदी में आ जाए तो पहले का मतलब है मूल 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 संविधान में इसका उल्लेख है। अगर हिंदी में आता है तो जैसे ये एक हक है तो कोष्टक का ध्यान रखना। अगर ये कोष्टक आ रहा है तो इसका अर्थ क्या है कि ये मूल संविधान में था। अगर इस क के साथ इस प्रकार का कोष्टक आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बाद में जोड़ा गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब अनुच्छेद के आगे A B C D ऐसे दिख जाए तो समझ जाना कि मूल संविधान में है या नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 4A, इसका मतलब क्या हुआ? बाद में जोड़ा गया है। बाद में कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। अब मैं बार बार अगर कोई भी संविधान संशोधन आएगा तो मैं इतना न लिखकर ऐसे लिखाऊंगा 42वां संविधान संशोधन 1976, तो आप समझ आना। ठीक, ये हो गया। फिर आता है भाग 5। भाग 5 में किसका उल्लेख है? संघ का। संघ मतलब केंद्र का उल्लेख, केंद्र के बारे में। भाग 6 में राज्यों का उल्लेख। तो हमारे लिए मौलिक अधिकार है, इसको भी विस्तार से पढ़ना है, ये भी पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व है, ये भी पढ़ना है। 4A भी पढ़ना है, ये हम सभी पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। अब भाग 7 देखो। भाग 7 वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भाग 7 में क्या है वो थोड़ा देख लो इधर। संविधान लागू होने से पहले भारत में 550 से अधिक रियासतें थी। तो उन रियासतों को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया। A श्रेणी, B श्रेणी, C श्रेणी और D श्रेणी। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था? B श्रेणी का। तो जो B श्रेणी के जो राज्य थे उनका उल्लेख आगे किया गया है भाग 7, जो कि अब इनको हटा दिया गया है। B श्रेणी के राज्य, तो हमें इतना भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 8 में क्या है वो देखो। भाग 8 में है यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, इनका उल्लेख है। भाग 9 में पंचायती राज। इसको भी हमें पूरा डिटेल से पढ़ना है।
भाग 10 में है अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में उल्लेख। इस संविधान में क्या क्या उल्लेख है उनसे संबंधित हो गया। आप चाहो तो इनको लिख भी सकते हो, वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लो। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फिर इसको साफ करूँगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और भी हम आगे देखें तो भाग 10 तक हो गया। भाग 11 और 12, इनमें केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, इनके बारे में उल्लेख है। इनको भी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। भाग 13, इसमें आएगा वाणिज्य, व्यापार संबंधी। ये भी इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। फिर भाग आता है 14, इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, उनका कार्यकाल कितना है, इससे संबंधित उल्लेख भाग 14 में। फिर भाग 15 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 देख लेते हैं। ऐसे सभी भाग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो मेन है उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, भाग 17 में संसद में भाषा से संबंधित है, हिंदी भाषा से संबंधित ना लिख लीजिए आप, हिंदी भाषा से संबंधित है। ये संसद में भाषा हिंदी हो गया, इनसे संबंधित लेके आ गया। तो ये तो हो गए भाग जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। चलिए तो आगे हम और चर्चा करते हैं हमारे सिलेबस पे क्या क्या है। सबसे पहले हमें समझना है संविधान क्या है। संविधान की शब्द किससे बना है? समधन विधान से। सम का क्या अर्थ होता है? समान। विधान का अर्थ क्या हो गया? कानून। मतलब सभी के लिए समान कानून। ये शब्द का क्या होता है? अर्थ। चलिए अभी इसकी परिभाषा लिखते हैं। संविधान की परिभाषा, परिभाषा को देखें तो देखिए, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित नियंत्रित और संगठित करने के लिए लिखित या अलिखित कानून का प्रारूप
क्या कहलाएगा? संविधान। इस परिभाषा को समझिए। संविधान किसे कहेंगे? किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए और संगठित करने के लिए जो भी लिखित या अलिखित, लिखित का मतलब जैसे भारत का संविधान क्या है? लिखित। ब्रिटेन का संविधान के बारे में चर्चा करेंगे तो वो कैसा माना जाएगा? अलिखित। वैसे लिखा हुआ वो भी है, लेकिन इतना संक्षिप्त में नहीं लिखा जितना कि भारतीय संविधान में एक लाइन को लिखा गया है। ठीक है, तो पहले तो आप ये परिभाषा नोट डाउन कीजिए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। 10 सेकंड का टाइम आपके पास। पानी हो गया? अब आगे देख। संविधान में क्या होगा? एक प्रतिनिधि, प्रतिनिधि प्रतिनिधि कौन होगा? राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष। अब राष्ट्राध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्राध्यक्ष जैसे राष्ट्रपति है तो वो कैसा होगा? या तो क्या होगा? निर्वाचित, या क्या होता है? मनोनीत। अब निर्वाचित क्या है और मनोनीत क्या है, इन शब्दों को हम देखते हैं। निर्वाचित का क्या मतलब होगा? जिसका निर्वाचन करते हैं, जैसे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति है तो ये क्या है? निर्वाचित है। निर्वाचित कैसे है? किसी भारतीय जनता अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से वोट डाल कर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करती है। किसका? राष्ट्रपति का। तो जनता ने तो इसका निर्वाचन किया, तो ये क्या हो गया? निर्वाचित राष्ट्रपति। इसका निर्वाचन कौन करती है? जनता। जनता का अर्थ क्या हुआ? गणतंत्र। गणतंत्र, गण यानी जनता। तो भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हुआ? निर्वाचित पद से। और अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित रूप से अगर चयनित होता है तो वहां पर कौन सी व्यवस्था है फिर? गणतंत्र। एक साइड है मनोनीत, जैसे ब्रिटेन को लेते हैं। ब्रिटेन, तो वहां पर सर्वोच्च कौन है? राजा। या मनोनीत का अर्थ क्या हुआ? जिसे हम मान सकते हैं कि वंशानुगत हो। जैसे ब्रिटेन में राजा क्या है? वंशानुगत। सबसे बड़ा पद क्या है? आज भी किंग है, प्रिंस होते हैं वहां। गणतंत्र के साथ इधर निर्वाचन में बात करें तो क्या चलते हैं? क्या है? लोकतंत्र। लेकिन लोकतंत्र यहां भी चलता है। राजा का मतलब क्या हुआ? राजतंत्र। लेकिन राजतंत्र के साथ लोकतंत्र तो यहां भी है। समझ में आ गई बात? अब आगे देख। अच्छा, गणतंत्र दिवस के रूप में एक हम मनाते भी हैं। कौन सी डेट है वो? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमने सुना है कि
26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन अब इससे आगे भी बात क्या है, 2-4 बात और ऐड कर लेते हैं कि वास्तविकता में क्या हुआ। 26 जनवरी को राष्ट्रपति का क्या हुआ, निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ तो उसी दिन से हमारा देश क्या बन गया, गणतंत्र। क्योंकि देश का सबसे बड़ा राष्ट्राध्यक्ष किसको मानते हैं, सबसे बड़ा पद क्या है, राष्ट्रपति। उसका निर्वाचन किससे हुआ, गणतंत्र माध्यम से। तो उसी दिन हमारा देश क्या हो गया, गणतंत्र। तो इस दिवस को किसके रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में। अच्छा, अब आप एक बात बताइए कि 26 जनवरी, तो ये हमने 26 जनवरी को ही क्यों सिलेक्ट किया, 25 जनवरी को क्यों नहीं किया, 1 जनवरी को क्यों नहीं किया। 1 जनवरी को कर लेते भाई, नया साल होता। 26 को क्यों किया, 30 को नहीं किया। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या रीजन है, सोचिए जरा। उम्मीद करता हूं या तो आपको आता है, और नहीं भी आता तो देखिए आज की हमने 26 जनवरी को ये दिन क्यों माना। तो उससे पहले मैं आपको एक कहानी के रूप में थोड़ा चर्चा करूंगा। कि हमने 26 जनवरी की डेट क्यों निर्धारित की। एक 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में। इस अधिवेशन में हमने तय किया था, क्या तय किया कि 1930 के जनवरी माह के अंतिम सप्ताह के रविवार को हम क्या मनाएंगे, आजादी के रूप में, आजादी दिवस के रूप में मनाएंगे। ये कब तय हुआ, लाहौर अधिवेशन में क्या तय हुआ था कि 1930 के जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में रविवार के दिन हम आजादी दिवस के रूप में मनाएंगे। तो वो रविवार का दिन किस डेट को आया फिर, 26 जनवरी को। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि 26 जनवरी यहां से हमने लिया है। अब दूसरी बात यह है कि सर फिर वहां पर तय किया था, तो फिर 26 जनवरी 1950 को हमने ये डेट क्यों ली। तो संविधान सभा में जब इस बात की चर्चा चली तो उनका मानना था कि हमने आजादी दिवस के रूप में सबसे पहले 26 जनवरी को माना था। इसलिए आगामी जो भावी पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, तो वो तो ये दिनांक 26 जनवरी की दिनांक भूल जाएंगे, इसकी प्रासंगिकता कम हो जाएगी। इसलिए 26 जनवरी को फिर गणतंत्र दिवस के रूप में मना लिया गया। गणतंत्र दिवस के रूप में कब मना लिया, फिर 26 जनवरी को ये तारीख निर्धारित कर दी। क्योंकि आजादी दिवस के रूप में हमने 26 जनवरी की एक दिनांक, ऐतिहासिक दिनांक की हमने घोषणा की थी। उस ऐतिहासिक दिनांक की प्रासंगिकता कम न हो जाए, इसलिए हमने 26 जनवरी को चुना। फिर ये बात समझ में आई, ठीक है सर। अच्छा, फिर 26 जनवरी की बात आ गई तो 15 अगस्त की भी बात कर लेते हैं। 15 अगस्त किसके रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में, सबको पता है। ठीक है सर, वो तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन यहाँ भी ये 15 अगस्त की तारीख ही क्यों रखी, 1 अगस्त की क्यों नहीं रखी, 30 अगस्त की क्यों नहीं रखी। 15 अगस्त के पीछे क्या क्या रीजन है, क्या आप में से कोई बता सकता है। सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए कि हमने 15 अगस्त की दिनांक ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों रखी। क्या वो हमारे हाथ में था या ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में था, रीजन क्या था, ये आप चाहो तो बता सकते हैं।
15 अगस्त। इस डेट के बारे में हम बता देते हैं। तो देखिए 15 अगस्त की डेट हमने क्यों निर्धारित की। आपने एक वाइस राय का नाम सुना होगा, वेवेल, जो माउंटबेटन से पहले था। तो वेवेल के ऊपर दबाव था भारत को स्वतंत्र करने का। वो बार बार ब्रिटिश हुकूमत को पत्र पे पत्र लिख रहा था कि आप कैसे भी करके भारत को स्वतंत्र कीजिए। और ये ब्रिटिश हुकूमत को भी पता चल गया कि भारत की आज़ादी की मांग तीव्र रूप से उठ रही है और आज़ाद तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन वेवेल ये चीज़ अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वेवेल अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी देश को आज़ाद करे। हमारे यहाँ तो पता नहीं, लेकिन ब्रिटिश जो हुकूमत थी, वहाँ पर जो लोग थे, उनको ये बहुत ईगो पर ये बात लेते थे। वेवेल का मानना था कि अगर मैंने मेरे कार्यकाल में रहते हुए देश को आज़ाद कर दिया तो मेरी जो भावी पीढ़ी आएगी, जिसके पोते हैं, बेटे हैं, उनको क्या सुनना पड़ेगा कि जिस ब्रिटिश हुकूमत ने पूरी दुनिया पे राज किया, भारत जैसे बड़े साम्राज्य पे राज किया था 500 सालों तक, और उसके नेतृत्व में भारत को आज़ाद कर दिया, तो उनको ये न सुनना पड़े। तो ये नहीं चाहता था कि ये बुराई का भांडा मेरे माथे फूटे। तो फिर उसको तो बुला लिया, वेवेल को, तो और भारत में किसको भेजा फिर? माउंटबेटन। किसको भेजा? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड तो मैं नहीं बोलूंगा, था तो अंग्रेजी भी, ठीक है, लेकिन माउंटबेटन को भेजा। माउंटबेटन भारत आया, लेकिन एक शर्त पे भारत आया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता तो देनी है भारत को, लेकिन देनी कब है, दिनांक मैं निर्धारित करूंगा, अर्थात माउंटबेटन निर्धारित करेगा। ये इस शर्त पे भारत आया। अच्छा, उस समय का दौर था सेकंड विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का युद्ध जापान के साथ चल रहा था, जापान के साथ चल रहा था। और किसके नेतृत्व में चल रहा था इधर? माउंटबेटन। तो इसने दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं ऐसी तारीख निर्धारित करूं कि मेरे ऊपर ये कलंक भी ना लगे कि इसके कार्यकाल में ये आजाद हो गया, और उसको एक अच्छे काम के लिए भी याद रखे जाए। अगर आजाद कर देता तो अच्छे काम तो क्या था, ब्रिटिश दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर इसने एक दिनांक चुनी, 15 अगस्त। ये दिनांक क्यों चुनी? 15 अगस्त के दिन जापानी सेना ने ब्रिटिश सेना के सामने सरेंडर कर दिया, मतलब हार मान ली थी जापान ने। ये तो ब्रिटेन के लिए और माउंटबेटन के लिए गर्व का विषय हो गया। जापान को किसने सरेंडर करवाया? ब्रिटिश हुकूमत ने, माउंटबेटन के नेतृत्व में। किस दिन करवाया था? 15 अगस्त को। इस 15 अगस्त को अब हिस्ट्री में लिखा गया कि इस दिन क्या हुआ, जापान ने सरेंडर कर दिया। अब इसी मौके का फायदा उठाया, इसी डेट को माउंटबेटन ने भारत की आजादी के रूप में भी सुन लिया कि उस जीत की खुशी में यह दिनांक छुप जाएगी। और किस चीज को याद रखा जाएगा? जापान के साथ युद्ध में विजय, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। तो फिर माउंटबेटन ने 15 अगस्त का ये डेट रखी। ये बात समझ में आई? 15 अगस्त को ही क्यों? उम्मीद करता हूँ आप में से शायद किसी को पता भी होगा इसका रीजन क्या था। नहीं पता तो आपको पता लग गया, ठीक है।
तो ये था 15 अगस्त 26 जनवरी के बाद में हमने थोड़ी चर्चा की है। चलिए हम अपने सिलेबस पे टॉपिक पर लौट कर आते हैं। क्या तो मनोनीत हो गया, निर्वाचित हो गया। चलिए अब हम लोकतंत्र के बारे में थोड़ा देखते हैं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा आपने सभी ने पढ़ी होगी, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 8 से, कक्षा 7 से। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। ठीक है, माँ कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन परिभाषा तो और भी बहुत सारी हैं। ये परिभाषा किसने दी? जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, अब्राहम लिंकन ने। लेकिन आप सोचो कि किसी RAS, SI या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंटरव्यू में जाने का आपका मौका मिला और एग्जामिनर ने यही क्वेश्चन पूछ लिया कि लोकतंत्र की परिभाषा बताओ अब्राहम लिंकन को छोड़कर, तो वो तो सबको आती है। इसके अलावा भी कोई 50 परिभाषा है, जैसे सिले ने भी दी है, और भी जैसे खूब वो हिस्ट्री हुए उन्होंने भी दी है। तो बताइए लोकतंत्र किसे कहेंगे? वो तो परिभाषा सही है और सबको आती भी है। हम शॉर्ट शब्दों में लिखे तो लोकतंत्र किसे कहेंगे? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता की भागीदारी हो। ठीक है, शॉर्ट शब्दों में ये हो गई। ठीक है, अब ये लोकतंत्र भी देखो दो भागों में पढ़ेंगे। लोकतंत्र एक तो क्या होता है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा अप्रत्यक्ष। एक क्या हो गया? प्रत्यक्ष। एक क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष यानी जिसमें जनता भाग नहीं लेती। ठीक है, प्रत्यक्ष का अगर हम उदाहरण देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण हमें मेरी दृष्टि में है प्रत्यक्ष का ग्राम सभा। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे सुंदर उदाहरण है। इसी से मिलता जुलता अप्रत्यक्ष का देख लें तो ग्राम पंचायत। इधर क्या होगी? ग्राम पंचायत अप्रत्यक्ष में। अब बताओ ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों में क्या अंतर है? सोचिए जरा, ग्राम सभा क्या है और ग्राम पंचायत क्या है? आपने सभी ने दोनों का नाम सुना है, ग्राम सभा भी सुना है और ग्राम पंचायत भी सुना है। बताइए ग्राम सभा क्या है और ग्राम पंचायत क्या है? गर्मी बहुत तेज है। तो देखिए ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कैसे हुई? देखिए प्रत्यक्ष का मतलब जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी लेगी, तो ग्राम सभा में कौन कौन भाग लेता है? गांव का वयस्क मतदाता, एक होता वयस्क नागरिक। क्या दोनों भाग लेंगे क्या? वयस्क मतदाता और वयस्क नागरिक, बताइए दोनों भाग लेंगे या केवल एक लेगा या दोनों? तो प्रत्यक्ष रूप से ये भाग लेगा वयस्क मतदाता, वयस्क नागरिक भाग नहीं लेगा। अब आप कहोगे सर इसमें अंतर क्या है? वयस्क मतदाता और वयस्क नागरिक, इसमें क्या अंतर है? सोचिए इन दोनों में क्या अंतर है? नाम हमने खूब सुने हैं, ये नाम भी सुना है और वयस्क नागरिक भी सुना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए, आप कोशिश करें। चलिए देखते हैं।
वयस्क मतदाता क्या है? वयस्क मतदाता का अर्थ है जिसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर हो गई और उसका नाम मतदाता सूची में है, मतदाता सूची में नाम है, वो कौन हो गया? वयस्क मतदाता हो गया। और वयस्क नागरिक क्या हो गया? जिसकी उम्र केवल 18 साल या 18 साल से ऊपर है, वो क्या हो गया? वयस्क नागरिक हो गया। तो ग्राम सभा में भाग कौन लेगा? वयस्क मतदाता, न कि वयस्क नागरिक। तो ये बात समझ में आई कि वयस्क मतदाता क्या है। अब एपेटेक्स में देखिए ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में कौन कौन भाग लेता है? इसमें कौन कौन लेगा? इसमें केवल सरपंच, और कौन लेगा? उप सरपंच, और वार्ड पंच। कौन कौन भाग लेगा? ग्राम पंचायत में कौन कौन भाग लेगा? केवल सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच। क्या आम नागरिक भाग ले सकता है? इसमें नहीं ले सकता। वैसे सबसे खतरनाक चुनाव देखा जाए तो किसका होता है? पंच का। वार्ड पंच का मैं चुनाव अपने आप में सबसे खतरनाक मानता हूँ पूरे लोकतंत्र में। जो ग्रामीण परिवेश से हम लगभग जुड़े हुए हैं और जो ग्रामीण परिवेश में क्षेत्रीय राजनीति से थोड़ा बहुत भी ताल्लुकात रखते हैं तो उनको तो पता है कि पंच का चुनाव कैसा होता है। पंच का चुनाव अगर जीत जाता है तो क्या मिलता है और हारने पर क्या मिलता है, दोनों को पता है। अगर थोड़ा एक्टिव है तो गांव की राजनीति में, अगर जीत जाता है तो मिलेगा क्या? वेतन के रूप में अगर बात करें, पहले इसका वेतन था, अभी कुछ दिनों में तो चेंज हुआ, अब 240 रुपये, अभी शायद 36 रुपये बढ़ाए गए हैं। तो देख लीजिए प्रति बैठक कितना मिलेगा पंच को? 240 प्लस 36, वो भी डायरेक्ट खाते में नहीं, आएंगे तो खाते में ही। वैसे पहले बैंक में जाना पड़ेगा, उसका चेक के रूप में वो आएगा, फिर बैंक में जाके उसको जमा कराओ, फिर एटीएम से निकालो। अब हारने पर क्या मिलेगा? हारने पे क्या मिलता है? हारने पे ये मिलता है उसकी राजनीतिक कैरियर शुरुआत होते ही खत्म हो जाती है वार्ड पंच में। अब गांव में देसी कुआ होता है, खूब बनेगा पंच का चुनाव, अपना देखा भी होगा कि पंच खड़े हुए वार्ड से, और कई बार स्थितियां हैं कि ये मान लो कि एक घर में 15 वोट हैं और भी का वोट आया 10 ही, 5 वोट कट गया, वो सीधी गौर 5 जना माटी को खाई, तो बिके घर तो गणेश चाल को वो पंच बनो न बनो आर्यो बाल लगे, लेकिन 5 जना अगले घर में क्लेश साल को। तो वो मतलब ये हो कि अगर गांव में कोई आंट काटनी है, क्यों करना है, दुश्मनी काटनी है, तो क्या हम काटेंगे? तो ये अपने आप में एक बड़ा चुनाव है, ये तो लड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, वैसे रिपोर्टेशन भी मिलती है, पंच का दर्जा मिलता है, पंच साहब आ गए। चलिए छोड़िए, हम अपनी सिलेबस पे वापस आते हैं। ठीक है, हो गया। अच्छा, सरपंच को वेतन कितना मिलता है? पहले, अभी कुछ दिनों में संशोधन हुआ, पहले तो मिलता था 5,540 लगभग इतना था, और अभी 6,072 रुपये हो गया। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना भी होगा कि ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में के सदस्यों में वेतन में भारी वृद्धि। तो भारी वृद्धि देख ली, यहाँ तो कितनी वृद्धि हुई है 36 की, और यहाँ देख लो कितनी वृद्धि है। पहले कितना था 5,540 लगभग, ये हो गया। तो ये थी वो भारी वृद्धि। अब आप कहोगे सर
मंथली इतना ही वेतन मिलता है तो साल का कितना हो गया, अनुमान लगा लो। बात सियाणी 72,000 कुछ रुपये होते हैं, और 5 साल में यही लगभग 3.5 पौने 4 लाख के लगभग। तो सर अगर इनको इतना ही मिलता है और सरपंच चुनाव में कितने रुपए लगा देता है, कम से कम 15 लाख 20 लाख, कई पंचायतें तो ऐसी हैं कि उसमें 50-50 लाख भी सरपंच के चुनाव में लगा देते हैं, और उनको मिलता कितना है 5 साल में, अगर उनका वेतन देखा जाए तो 3.5 पौने 4 लाख रुपया। तो यहाँ से लोचा समझ गए आप। हम एक गांव में बात करें तो एक मनरेगा चलती है, लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए इसका बजट एक पंचायत में पास होता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि गांव का जोड़ो 5 मीटर गहरो गुंजा 5 करोड़ में। लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। लेकिन अच्छा वो स्कीम है वो तो ठीक है, लेकिन आज के लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री वाला भी कुछ ज़्यादा ही है। और ये स्टार्ट कहाँ हुआ, आम आदमी पार्टी से ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ दिल्ली से। तब ये ठीक नहीं है ज़्यादा। अगर ऐसे ही सब कुछ फ्री होता है, ठीक है, वो एक दिल्ली छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्मिथ है, और आय के इनकम भी ठीक है दिल्ली। लेकिन वो चीज़ अब धीरे धीरे पूरे देश में अगर ये व्यवस्था होती है फ्री की, तो ये किसी भी राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। उदाहरण दे सकते हैं हम, जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान भी है। और कई बार केंद्र सरकार ने जो CAG हमारा कंट्रोलर एडिटर जनरल, इसने आगाह भी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप इतनी फ्री की स्कीम न चलाएं, ठीक है। लेकिन वो तो उनका काम है। हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। आगे हम बात करेंगे लोकतंत्र हो गया। एक शब्द और आता है, एक आपने शब्द सुना होगा, संघात्मक व्यवस्था, संभागात्मक व्यवस्था। एक आपने शब्द सुना होगा एकात्मक व्यवस्था। 2 प्रकार की व्यवस्था चलती है, संघात्मक और एकात्मक। ये क्या होती है, तो देखिए, संघात्मक का अर्थ क्या है, जिसमें केंद्र की शक्तियां केंद्र की बोल रहे हैं, शासन की संपूर्ण शक्तियां, शासन की शक्तियां केंद्र और राज्य में विभाजित होती हैं। ये इसकी विशेषता संघात्मक व्यवस्था की, जिसमें शक्तियां किसमें विभाजित होगी, केंद्र और राज्य में। जैसे राज्य में पुलिस है, जैसे राजस्थान पुलिस हमारी, तो इस पर पूरा कंट्रोल किसका होगा, राजस्थान की गवर्नमेंट का। जैसे राजस्थान प्रशासनिक आयोग है, RAS है, RPSC है, इसमें जितने भी अधिकारी लगेंगे इन सभी पर किसका कंट्रोल होगा, राजस्थान गवर्नमेंट का। और बात करें, कुछ टैक्स भी है जिसमें राज्य का पूरा अधिकार रहता है। तो कुछ शक्तियां तो किसको दी गई है, राज्य को, और कुछ एक शक्तियां होती है केंद्र के पास जैसे आर्मी हो गई, अर्धसैनिक बल, CRPF, CISF, इन सभी पर किसका कंट्रोल रहता है, केंद्र का भी बोले तो गृह मंत्रालय का। और भी जैसे अलग अलग एजेंसियां हैं, जैसे IB है, ठीक है।
तो इन सभी पर, और भी जैसे टैक्स है, विदेश नीति है, इन सभी पर किसका कंट्रोल रहेगा? केंद्र पर। तो शक्तियां दोनों के बीच में बटी हुई है, केंद्र और राज्य के बीच में। तो ये कैसी व्यवस्था होगी फिर? संघात्मक व्यवस्था। ये बात समझ में आई? चलिए ठीक है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा देश का माने विश्व में? यूएसए, अमेरिका। चलिए इधर देखते हैं, एकात्मक व्यवस्था क्या, इसकी परिभाषा लिखिए। शासन की संपूर्ण शक्तियां केंद्र के अधीन होगी। इसमें शासन की पूरी शक्तियां किसके पास होगी? सेंटर के पास। इसका उदाहरण देखें तो ब्रिटेन। ब्रिटेन में किसी व्यवस्था है? एकात्मक व्यवस्था। ठीक है सर, ये तो बता दिया। इस संघात्मक व्यवस्था में यूएसए है, इधर ब्रिटेन है, और भी खूब सारे देश हैं, लेकिन हमें तो भारत से मतलब है कि भारत में कैसी व्यवस्था है। अब भारत में कैसी व्यवस्था है उसको समझते हैं। यूएसए में क्या है? अच्छा, यूएसए में एक शब्द और जुड़ा हुआ है संघात्मक के साथ, फेडरेशन। कहेंगे सर ये फेडरेशन क्या है? वो भी बताएंगे। मैंने संघात्मक में बताया कि शासन की संपूर्ण शक्तियां केंद्र और राज्य में विभाजित होती है। तो क्या भारत में ऐसा सिस्टम है कि शक्तियां और केंद्र और राज्य में है? तो आप कहोगे सर कि हाँ है। अभी आपने बताया कि सेंटर के पास कौन सी शक्तियां हैं और स्टेट के पास कौन सी शक्तियां हैं। तो इसका मतलब भारत में क्या है? संघात्मक व्यवस्था। भारत में क्या है? संघात्मक व्यवस्था। भारत, अच्छा ये फेडरेशन क्या है? इस शब्द को देखना थोड़ा। फेडरेशन का अर्थ है कि यूएस में 50 राज्य हैं। कितने? 50 राज्य। इन 50 राज्यों का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन है अमेरिका के साथ। ये 50 राज्य कभी भी अमेरिका से अलग हो सकते हैं, ऐसा अनुबंध है इन 50 राज्यों का। क्या भारत के विषय में ऐसा है? भारत में कितने राज्य हैं? 28। क्या 28 राज्य भारत से अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो उसके लिए क्या भारत में भी फेडरेशन है? तो हम बोलेंगे नहीं। तो भारत के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, यूनियन। अनुच्छेद भाग 1 अनुच्छेद 1 में हम पढ़ेंगे इंडिया दैट इज भारत। फिर अगली लाइन है भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। वो रियासतें, सभी राज्य और रियासतें उस समय अपनी मर्जी से मिल तो गई, लेकिन अपने मर्जी से स्वतंत्र नहीं हो सकती, भारत से अलग कभी नहीं हो सकती। तो क्या भारत के राज्य अलग हो सकते हैं क्या अमेरिका की तहत? नहीं। अमेरिका में क्या है? फेडरेशन। और भारत में यूनियन। यूनियन का मतलब कि भारत में कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। तो ठीक है सर, इसमें आपने बता दिया कि संघात्मक व्यवस्था में भारत भी आता है और यूनियन सब जुड़ा हुआ है। अब देखिए एकात्मक व्यवस्था। अब मैं बोलूंगा कि भारत में एकात्मक व्यवस्था भी है, तो आप बोलोगे सर ये कैसे? तो देखना, इसकी विशेषता क्या थी कि शासन की संपूर्ण शक्तियां किसके अधीन होगी? केंद्र के अधीन। तो क्या हमारे यहाँ भी ऐसी व्यवस्था है क्या कि शासन की संपूर्ण शक्तियां केंद्र के अधीन हो? तो मैं बोलूंगा हाँ है। कब है? जब राज्य और केंद्र के बीच में अच्छा संबंध चल रहा है, मतलब कोई टकराव नहीं है, पूरा संविधान के अकॉर्डिंग पूरा काम हो रहा है, तब तो आराम से चल रहा है। अगर लेकिन आपातकाल लग गया, ऐसी स्थिति बन गई कि अलग राज्य की मांग उठ रही है, तो तब क्या होगा? तब केंद्र राज्य में अपना प्रतिनिधि छोड़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं?
राज्यपाल, राज्यपाल क्या एक सेंटर का एक एजेंट मान सकते हैं। तो उसका क्या काम है, अगर राज्य में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, अगर अलग देश की मांग उठ रही है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है या गवर्नमेंट नहीं चल रही है, तो वो किसे सूचित करेगा, सेंटर में। सेंटर फिर क्या करती है, उस राज्य में आपातकाल लगा देती है अनुच्छेद 356 के तहत, आंतरिक आपातकाल, आपातकाल लगा दे। आपातकाल लगते ही क्या होगा, राज्य की पूरी शक्तियां, उसकी प्रशासनिक शक्ति, उसका पुलिस का जितना भी पावर है, वो पूरा किसके अधीन हो जाएगा, राष्ट्रपति के अंदर, मतलब केंद्र के अधीन हो जाएगा। और जो राज्य के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है वो भी किसके अंदर चले जाएंगे, केंद्र सरकार के अधीन। और यहाँ भी एकात्मक की व्यवस्था में क्या है, शासन की संपूर्ण शक्तियां किसके पास जाएंगी, केंद्र के पास में। और आपातकाल की स्थिति में भारत में भी शासन की संपूर्ण शक्तियां किसके पास में जा रही है, केंद्र के पास में भी। तो मैं यहाँ लिख दूं फिर भारत। फिर आप कहोगे सर किया तो समझ में नहीं आया कि संघात्मक में भी भारत बोल रहे हो आप और इसमें। तो अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूं कि भारत में कैसी व्यवस्था है, तो भारत में ना तो संघात्मक है, पूर्ण रूप से ना तो संघात्मक है, और ना ही एकात्मक है, या मैं बोल दूं कि कुछ संघात्मक है या कुछ एकात्मक व्यवस्था है, ये भी बात ठीक है। और मैं अगर इसमें और ऐड करना चाहूँ साफ साफ शब्दों में, और मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखना कि जब शांति काल चल रहा है केंद्र और राज्य के बीच में, शांति काल, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो कैसी व्यवस्था होगी, संघात्मक व्यवस्था। शांति काल में कैसे होगी, संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था का मतलब आपने समझ लिया, ये शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच में अब आराम से विभाजित होगी। अगर विश्रांति काल चल रहा है, विश्रांति, या मैं बोल दूं आपातकाल, आपातकाल के दौरान कैसी व्यवस्था आ जाएगी, फिर एकात्मक व्यवस्था। क्या बात, मेरी बात समझे। शांति काल में भारत में कैसी व्यवस्था है, संघात्मक। विश्रांति काल या आपातकाल में कैसी व्यवस्था होगी, एकात्मक व्यवस्था। क्या ये बात समझ में आई, संघात्मक क्या है, एकात्मक क्या है, क्या इनकी परिभाषा है, और भारत संघात्मक है या नहीं है, फेडरेशन क्या है, यह आपने समझा। फिर इधर एकात्मक में शासन की व्यवस्था केंद्र के अधीन होगी, भारत में ना संघात्मक है ना ही एकात्मक है। शांति काल में अगर बात करें तो व्यवस्था कैसी होगी, संघात्मक, और विश्रांति काल में बात करें तो व्यवस्था कैसी होगी, एकात्मक। तो ये कुछ शब्दावलियां हैं। देखिए, इन शब्दावलियों का पढ़ाने का मेरा मतलब एक ही है कि अभी सिलेबस पर परिचर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे ये शब्द बीच बीच में खूब आएंगे। जब हम कंटिन्यू एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, अभी कम से कम 2 क्लास और होगी जिन पर कुछ शब्दावलियां हैं, आगे भी खूब सारी शब्दावलियां आएंगी, जैसे तो उन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे कोरम आ गया, कोरम क्या है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर क्या है कि इन शब्दावलियों को एक बार अच्छी तरह से समझ लेंगे, फिर हम कंटिन्यू क्लास को करेंगे, तो फिर ऐसी कोई शब्दावली आएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो एक बार ये चल रहा है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस देखा जाए, पॉलिटिकल साइंस तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ये तो बहुत बड़ा शब्द हो गया। पॉलिटिकल साइंस में जो हम पढ़ रहे हैं संविधान, मतलब 395 अनुच्छेद है, तो ये पॉलिटिकल साइंस का मुश्किल से 25 से 30% भाग ही है। ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देखा जाए तो। और भी खूब सारे इसमें सब्जेक्ट आते हैं, जैसे विदेश नीति है, वो हमारे कंपटीशन के लिए तो ठीक नहीं है, मतलब कंपटीशन में तो इतना काम में नहीं आती, लेकिन विदेश नीति भी हो गया। एक पश्चिमी विचारक हैं, ये भी पॉलिटी में ही आते हैं, भारतीय विचारक है, ये भी होता है। एक दबाव बिंदु क्या होता है, मतलब खूब सारे टॉपिक है जैसे ग्रेजुएशन में चलते हैं। लेकिन हमें तो कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से
जो हमारे लिए ठीक है वो हम पढ़ेंगे। तो आप पूछोगे इसकी सिलेबस कितने दिन चलेगा, तो लगभग 35 से 40 मिनट हमारी एक कक्षा होगी। और अगर मैं ऐसे विस्तार से टॉपिक को पढ़ाता जाऊं तो ये लगभग 140 घंटे में पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। 140 में होगा तो 40 से 45 मिनट की मेरी क्लास आएगी, 35, 40, 45 इसके बीच में, तो लगभग ये 170 से ज़्यादा क्लास होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप कंटिन्यू देखिए। और मैं बार बार तो नहीं बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ठीक लग रहा है कि हाँ, और आप भी 2-4 क्लास और लीजिए, 5 क्लास लीजिए, अगर आपके लिए उपयोगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही मुझे काम करवाएगा। तो फिर आज के लिए तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। इसी के लिए आज की क्लास खत्म। कल और शब्दावलियाँ उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।